नमस्कार दोस्तों। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। इस कहानी को जानने से पहले जैनेंद्र कुमार का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण करने के बाद जैनेंद्र ने उच्च शिक्षा लिया काशी विश्वविद्यालय से। पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनैतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहते हुए भी जैनेंद्र की कहानियां प्रेमचंद से भिन्न हैं। जैनेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को दिशा दी। साहित्य सृजन, कहानी संग्रह, फांसी, जय संधि, वताये, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, खेल, उपन्यास लिखा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार तथा पूर्वोदय। अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का द्वारा लेखक जैनेंद्र कुमार ने सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। 10 वर्षीय 2 बालक भूख और गरीबी का शिकार होकर अपने घर से भागते हैं और अंत में समाज के शोषण के कारण वो मारे जाते हैं। कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार हैं। लेखक जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, सहृदय व्यक्ति है और लोगों के प्रति दया भाव रखने वाला। लेखक का मित्र, यह भी लेखक के समान ही है। बालक, 10 वर्षीय बालक जो बेघर काम की तलाश में है और भूखा है। इसी बालक के जीवन की त्रासदी यहाँ कहानियां बयां करती हैं। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र जी की एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानी है। आलोच्य कहानी के प्रथम भाग में नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य और गुलाम भारतीय जनता तथा शासक अंग्रेजों का वर्णन है। सुखासीन अंग्रेज, अमीर अंग्रेज शासक होने के कारण रौब, गर्व से रहते और गरीब, बेबस, लाचार भारतीय अपने आप को बचाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलते हैं, डर डर के वो जीते हैं। कहानी के दूसरे भाग में लेखक नैनीताल की सड़कों पर संध्या के समय ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हैं और उनके मित्रों से एक पहाड़ी लड़का मिलता है। बड़ा ही खूबसूरत नजारा, आसमान में बादल छाए हुए, रुई के जैसे पड़ते हुए बर्फ, बड़ी ही खूबसूरत दृश्य प्रतीत हो रहा था। लेखक के पीछे पोलो मैदान और सामने एक खूबसूरत ताल था। ताल यानी तालाब। लोग वहां पर इधर उधर बैठे थे, टहल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे वहां पे मस्ती कर रहे थे। हर उम्र के लोग कहीं आ रहे, जा रहे, घूम रहे, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा है। लेखक ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने के इस इतलाता निकला चला जा रहा है। अंग्रेजी औरतों और भारतीय औरतों के पहनावे में काफी अंतर दिख रहा था। कुछ घंटे के बाद अंधकार होने लगा और लेखक के 2 मित्र अपने होटल में वापस लौट चुके थे। लेखक अपने मित्र के साथ काफी देर रात तक बाहर बैठे और घूमते रहे। अचानक उन्हें एक लड़का दिखाई दिया। कोई 10 बरस का होगा। गोरा रंग, मैले कपड़े, आंखें बड़ी बड़ी और जैसे चेहरे पर झुर्रियों से भर गया है चेहरा। अभावग्रस्त, अनाथ और अभागा लड़का। वो बहुत भूखा, नंगा और बेसहारा था। लेखक से काम और मदद मांगता है। मध्यम वर्गीय लेखक और उनके मित्र के मन में करुणा और संवेदना जाग उठती है। वे उस बालक की सहायता तो करना चाहते हैं, मगर बजट बिगड़ जाएगा यह सोचकर कुछ नहीं दे पाते। वे कहते हैं कि हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। वे छुट्टे पैसे नहीं हैं ऐसा कहकर उस बालक को कहते हैं कि अब आज तो कुछ नहीं हो सकता,
कल मिलना मुझसे। उनकी बातों से लड़का निराश होकर चुपचाप वहां से उस ठंड की रात में चला जाता है। दूसरे दिन लेखक और उनके मित्र नैनीताल से वापस अपने शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनके उस लड़के की मृत्यु का समाचार उनके मित्र के द्वारा मिलता है कि ठंड से ठिठुर कर मरने वाले उस बालक के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन की चादर का प्रबंध खुद ही कर दिया था। उस लड़के की मदद लेखक या उसके मित्र ने की होती तो शायद वो लड़का बच जाता, लेकिन कोरी सहानुभूति दिखाने वाले वे मदद नहीं करते और वह लड़का मर जाता है। उस लड़के की मृत्यु पर कोरी सहानुभूति दिखाने वाले केवल अपना अपना भाग्य कहकर, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर, अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। यानी कि सिर्फ कहकर निकल जाते हैं, और कहते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर होता है, यही यहाँ पर दिखाया गया है। प्रस्तुत कहानी के द्वारा भाग्यवादिता का आश्रय लेने की मनोवृत्ति पर कहानीकार ने चोट की है तथा सहानुभूति दिखाने वाले पर एक व्यंग किया है। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना कहानीकार का उद्देश्य है। लेखक कहानी के द्वारा पाठकों का ध्यान कर ईश्वर की समस्याओं, गरीब और अक्षम वर्ग के साथ जुड़ जाए और सहायता करने के लिए धन दौलत से अधिक उदारता चाहिए, जिसका अभाव हर कहीं दिखाई दे रहा है। मानवता जैसे लुप्त होती जा रही है। संदर्भ स्पष्टीकरण। पहला प्रश्न, जो कल से भूखा और रहने का कोई ठिकाना भी न था, पर वो काम चाहता था। प्रसंग, कथा परचम संकलित कहानी अपना अपना भाग्य से लिया गया है, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। संदर्भ, यह वाक्य लेखक अपने मित्र से एक छोटे बालक के लिए कहते हैं जो गरीब है और भूखा भी है। व्याख्या, एक छोटा बालक घर के गरीबी से दुखी और परेशान होकर काम की तलाश में निकल आता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वाक्य में उस बालक के भाग्य की विडंबना को लेखक ने बताया है कि बच्चे को भूख लगने पर वह खाना नहीं बल्कि काम मांग रहा। दूसरे लोगों को गर्म कपड़ों में भी ठंड लग रही है और उस बच्चे के पास न खाना है न शरीर को ढकने के लिए कपड़े। लेखक और उसके दोस्त उसे वकील साहब के पास लेकर गए। उन्हें एक नौकरी की जरूरत थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उन दोनों ने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि वे अभी उनके पास केवल नोट हैं, खुदरे पैसे नहीं। विशेषता, अपना अपना भाग्य कहानी में देश में सर्वथा व्याप्त ऐसी दारुण स्थिति को दर्शाया गया है। कहानी में सामाजिक विषमता, गरीब और अमीर के बीच की बड़ी खाई सी दिखलाया गया है, जो सभी को इस परिस्थिति पर सोचने को विवश कर देती है। 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी लेखन। नैनीताल की शाम। यह शीर्षक कथा परचम में संकलित कहानी अपना अपना भाग्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल के संध्या के समय बहुत देर तक यूं ही निरुद्देश्य घूमने के बाद एक बेंच पर बैठते हैं। उस समय संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे की तरह बादल लेखक के सिर को छूते हुए निकल रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी बादल नीले दिखते, कभी सफेद, फिर कभी जरा लाल रंग में बदल जाते थे। लेखक ने उस शाम एक 10 वर्षीय बालक को देखा, जो नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए और ठंड के लिए भी कुछ भी उसके शरीर पर नहीं था। उसकी चाल से भी कुछ भी समझ पाना लेखक को असंभव लग रहा था, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। उस बालक का रंग गोरा था, परंतु मैल खाने से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी, बड़ी, पर सूनी थी। माथा ऐसा था जैसे अभी से झुर्रियां आ गई हो। नैनीताल की एक शाम लेखक की मुलाकात गरीब बालक से नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई से होती है। दूसरा शीर्षक गरीब लड़का। सेम उसी तरह लिखेंगे, कथा परचम और लेखक नाम उसके बाद। वह 10 वर्ष का एक गरीब बालक है, जो अत्यंत स्वाभिमानी एवं मेहनती है। उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। भूख से पीड़ित हो वह नैनीताल आया है,
घर से भागकर। एक जगह नौकरी करके जूठा खाना खाने के लिए गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया है, मगर वह नौकरी भी छूट जाती है। बालक निकट वर्तमान के विषय में सोचने लगा। भूखा होने पर भी उसने किसी से खाना नहीं मांगा। उसने काम की जरूरत थी, उसने काम मांगा, पर गरीब की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेखक के मित्र के अनुसार वह बेईमान नहीं हो सकता, पर भी वे उसे उस कोहरे में भाग्य के हाथों मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस बालक का सहज, निश्चल और निरीह व्यक्तित्व सहृदय पाठक की सारी सहानुभूतियां समेटकर उसके भाव जागृत पर छा जाता है जगत पर, और मन में करुणा उत्पन्न कर देता है। तीसरा टिप्पणी लेखक के मित्र के ऊपर है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, यहां पर मैंने उसके बारे में लिख दिया है। 16 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार लिखिए। कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। उसे पढ़ते ही पाठक के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि लेखक ने किसके भाग्य का उल्लेख किया है। एक और नैनीताल में आनंद बनाने वाला धनिक वर्ग है, तो दूसरी ओर शीत से ठुठर कर मर जाने वाला एक पहाड़ी बालक। दो बालक एक साथ घर से भागकर नैनीताल आए और दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु लिखी थी। एक साहब की मार से मर गया, दूसरा समाज की निठुरता से। जब भाग्य में खाना लिखाकर ही नहीं लाए थे तो खाना खाते कहां से। वह लड़का माँ बाप के भूखे रहने पर भागकर नैनीताल आया था, पर भूखा रहना जैसे उसकी नियति थी। अंत में भूख से व्याकुल हो सर्दी के कारण वह मर जाता है। यह उसका अपना भाग्य था कि स्वार्थी, लाचार और बेशर्म समाज को बालक पर बिल्कुल दया नहीं आई, पर प्रकृति ने जाते जाते उसे सफेद बर्फ का शीत कफन अवश्य दे दिया। वकील साहब की संपन्नता और बालक की विपन्नता को देखकर मुंह से निकलता है अपना अपना भाग्य। इस तरह यह शीर्षक जो है पूर्ण रूप से उचित है। कहानी का उद्देश्य। जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक यथार्थ का उजागर किया है। इस कहानी में सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण हुआ है। इसमें लेखक ने सामाजिक भावना की परख व्यक्ति के दृष्टिकोण से की है। 10 वर्ष का एक बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागकर नैनीताल आता है, पर वहां भी भूख उसका पीछा नहीं छोड़ती। हर तरह का काम करने पर भी उसे जूठा खाना और 1 रुपया ही मिलता था। इस तरह समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। लड़के के साथी की मृत्यु के कारण साहब का मारना ही था। सामाजिक विकृतियों को उभार कर पाठकों के हृदय में दया के भाव जगाना इस कहानी का उद्देश्य है। सड़क के किनारे भूखा सर्दी की रात में बिना कपड़ों से वह बालक ऐसे सोता है, फिर भी कभी जाग ही नहीं पाता। वकील साहब स्वयं तो 4 रुपए रोज के होटल के कमरे में सो जाते हैं, पर बालक को नौकरी नहीं देते, क्योंकि उस बालक की पहचान नहीं है। कहां से लाए वह पहचान? यदि उसकी इस निष्ठुर समाज में पहचान होती तो क्या वह काली चिथड़े सी कमीज में सर्दियों के रात में सड़क पर भूखे पेट घूमता रहा होता? समाज के ठेकेदारों को तो गरीब में ऐसे 100 ऐब दिखाई देते हैं, उन्हें शैतान और चोर उचक्के ही लगते हैं। ये गरीब कहां से लाए अपनी पहचान? कैसे विश्वास दिलाए अपनी ईमानदारी का? किसका वास्ता दे अपनी भूख का, जो उन्हें हर व्यक्ति से अपमानित कराती है? इस तरह सामाजिक वैषम्य के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवैज्ञानिक पर लेखक ने एक तीखा व्यंग किया है, और कहानी का अंत पाठक के मन में एक हलचल सा पैदा कर देता है। 1 अंक के प्रश्न के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।